बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिजिक्स विद उमर फारूक। आज मैं आया हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर क्या है? एसी चैप्टर का है, एसी थ्रू अ पावर कैपेसिटर। एक सर्किट है जिसमें हमने एसी सोर्स लगाए हैं और उसके साथ जस्ट एक कैपेसिटर लगाए हैं, और फिर जो है हम इसका फाइंड करते हैं करंट और वोल्टेज, इसका वेव फॉर्म, इसका फेजर डायग्राम, इसका जो है वो रेजिस्टेंस क्या होगी। तो चलते हैं उसकी तरफ। क्या है टॉपिक? एसी थ्रू पावर कैपेसिटर, या जनरली इसको हम कहते हैं पावर कैपेसिटर सर्किट। पावर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगाया, ठीक है, और किस चीज के साथ कनेक्ट करना है? एसी सोर्स के साथ। तो ये हो गया एसी सोर्स। क्लियर है? यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे एसी सोर्स है। अब इसमें हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? वोल्टेज और करंट फाइंड करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को पता है, जिसने पढ़ा है इसको, तो उसको पता है कि वोल्टेज का वैल्यू जो इससे आते हैं वो क्या है? वो है Vm sin ओमेगा टी, और करंट का वैल्यू जो है वो क्या है? वो है Im sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या प्लस π/2। अब ये इक्वेशन कहाँ से आ गया? क्लियर है? ये तो हमें पता है, अल्टरनेटिंग करंट से हमें पता है, हमने फाइंड किया है। क्लियर? और इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आ गया? ये हम मैथमेटिक्स से मतलब डेरिवेशन हम इसके करेंगे, ठीक है। इससे पहले इसमें मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें क्या कहता है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट मिनिमम होता है, जब करंट मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज मिनिमम होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस सर्किट में जो है ये कैसे होता है? तो ये फिजिकल फिनोमेना जो है, ये फिजिकली मीनिंग जो है, हम यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे। फिर इसके डेरिवेशन की तरफ मैं जाऊंगा। देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करें एसी सोर्स के साथ ये कैपेसिटर, तो ये फुली डिस्चार्ज होता है, मतलब ये चार्ज नहीं होता, न इस प्लेट पे चार्ज है न इस प्लेट पे चार्ज है। अब यहाँ पे जब एसी सोर्स हम ऑन करें, ठीक है, ये सप्लाई इसको दे दे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज जो है वो शुरू होता है, यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज जो है वो जमा हो रहे हैं। मतलब जहाँ पे एसी सोर्स होता है तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट भी मौजूद होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एसी सोर्स के साथ करंट जो है वो आते हैं, यहाँ पे चार्ज करना जो है वो स्टोर होता है। अब जब यहाँ पे V क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो देखो, यहाँ पे इस प्लेट पे भी चार्जेस फुल होता है, इस प्लेट पे भी चार्जेस जो है वो फुल होता है, और चार्जेस जो है वो क्या होते हैं? नहीं छोड़ते। जब नहीं छोड़ते तो करंट क्या होता है? वो मिनिमम बन जाता है, ठीक है। वोल्टेज मैक्सिमम होता है और यहाँ पे जो करंट है वो मिनिमम होता है। फिर अगर हम वोल्टेज को यहाँ पे डिक्रीज करें तो ये कैपेसिटर क्या होता है? ये डिस्चार्ज होता है। तो वहां पे फिर क्या होता है? यहाँ पे करंट ज्यादा होता है, वोल्टेज मिनिमम होता है। जब अगेन इसको क्या करें, हम ये फुली डिस्चार्ज करें, फिर जो है हम इस सप्लाई को ऑन करें, तो फिर ये मैक्सिमम होता है और यहाँ पे करंट फिर क्या होता है? ये जीरो होता है। तो ये पीरियडिकली इस तरह होता है। ये काम करता है एज ए ऑसिलेटर काम करता है, क्योंकि इस सर्किट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, क्योंकि सोर्स और जो कैपेसिटर है इसमें क्या होता है? ऑसिलेशन होता है, इस एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, जिस तरह स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है, एग्जैक्टली इसमें भी होता है। तो इस पावर कैपेसिटिव सर्किट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर सर्किट भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये आ सकता है।
ठीक है, ये कौन से सर्किट को हम इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं? तो इसमें कौन सा सर्किट होगा? इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर होगा। क्लियर है? अब इसके मैथमेटिक्स पे आ जाएं कि ये इक्वेशन कहां से आ गया। अब इस इक्वेशन का तो हमें पता है कि V बराबर है Vm sin ऑफ ओमेगा टी। तो करंट किस चीज के बराबर होगा? हमें पता है करंट बराबर है I इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dNt। ठीक है, dq डिवाइडेड बाय dt के बराबर है। अब यहां पे ये क्यों कहां से हम लाए? करंट तो यहाँ पे निकालना है, लेकिन ये क्यों कहां से लाए? तो सबको पता है कि क्यों बराबर है C एंड V के। फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आप लोगों ने इसको पढ़ा है, कैपेसिटर। क्लियर है? Q इज इक्वल टू CV है, तो V क्या है? Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे पुट करें तो ये बनेगा CVm साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर? अब इस इक्वेशन को क्या करें? यहां पर पुट करें तो क्या बनेगा? I इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी, और यहां पे क्या बन जाएगा? CVm साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब यहां पे आ जाए तो क्या बनेगा? I इज इक्वल टू CVm को बाहर करें और जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, वो अप्लाई करें किस चीज पर? साइन ओमेगा टी। जब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा CVm और यहां पे आ जाएगा ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। अब ओमेगा को भी बाहर करें तो ये हो जाएगा CVm ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। क्लियर है? जब ये आ गया, अब ये मैक्सिमम क्या होगा? क्योंकि ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट भी होनी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम करंट ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू CVm इनटू ओमेगा, क्योंकि cos ऑफ ओमेगा टी ये 1 के बराबर होगा। कब होगा? जब cos ओमेगा टी किस चीज के बराबर हो जाए? 0 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ये 1 होगा, या 360 के बराबर हो जाए तब भी जो है ये 1 होगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू Im, इसकी जगह Im आ गया और cos ओमेगा टी आ गया। देखो आप, वोल्टेज यहाँ पे है क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे है cos ओमेगा टी। फेजर डायग्राम के लिए अगर हम इसको लिखें तो इसको इन टर्म ऑफ साइन थीटा, साइन में हम लिखना चाहते हैं इसको कॉस को, तो हम किस तरह लिखेंगे? ये मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या 90 डिग्री। अब क्वेश्चंस एराइज होते हैं कि सर कि यहाँ पे cos ओमेगा टी बराबर भी है कि साइन 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, तो क्या यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया हो? अगर हम वो लगाए तो फिर क्या होगा? देखो यहाँ पे वो भी ठीक है, क्योंकि चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, cos ओमेगा टी ये बराबर है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, और cos ओमेगा टी ये बराबर है किस चीज की? 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी, इन दोनों के बराबर है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों जो है इसको कंसिडर किया? ये इसलिए मैंने कंसिडर किया क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस ओमेगा टी है। जो प्लस ओमेगा टी है तो फॉर फेजर डायग्राम इसको मैं प्लस कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या पाई बाई 2। ये फेजर डायग्राम के लिए मैंने फाइंड किया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन बन गई। इसको फॉर एग्जांपल नाम दे रहे इक्वेशन नंबर ए और इसको नाम दे रहे इक्वेशन नंबर बी। अब इसका अगर मैं थोड़े से इसके केसेस लिखूं कि कब जो है ये मैक्सिमम होगा, कब जो है ये मिनिमम होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तरफ देखें, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर है? और इक्वेशन बी क्या है? वो है I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। देखो केस नंबर 1 अगर मैं लिखूं कि H
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ओमेगा टी अगर 0 डिग्री के बराबर हो जाए तो यहां पे क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू वी एम साइन 0 डिग्री डेट इज इक्वल टू 0, और I किस चीज के बराबर होगा, आई एम साइन 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री डेट इज इक्वल टू आई एम। क्लियर है? देखो 0 डिग्री पे ये साइन थीटा क्या है, 0 है, लेकिन I क्या है, ये मैक्सिमम के बराबर होता है। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में क्या है, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर मैं ले लूं तो 90 डिग्री पे क्या होगा, v इज इक्वल टू वी एम साइन 90 डिग्री डेट इज इक्वल टू वी एम आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर है। और I किस चीज के बराबर होगा, वो होगा आई एम साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये बराबर है 0 के। तो देखो अब यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है और करंट क्या है, वो 0 के बराबर है। केस नंबर 3 भी अगर आप ले ले, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर क्या होगा, v बराबर होगा 0 की। क्लियर है? और यहाँ पे करंट जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम बनेगा, ये 180 तक हो गया। अब इसके जो है और भी केसेस है, केस नंबर 4, केस नंबर 5, वो क्या बनेगा, अगर एंगल 270 डिग्री हो जाए फिर क्या होगा, अगर एंगल 360 की हो जाए फिर क्या होगा। तो देखिए केस नंबर 4, एच एंगल इज इक्वल टू 270 डिग्री, v क्या बनेगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा, और I क्या होगा, ये 0 होगा। इसमें पुट करें। क्लियर है? और केस नंबर 5, ये क्या होगा कि एट थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा 360 डिग्री, तो v क्या बनेगा 0, और करंट क्या बनेगा, वो मैक्सिमम बनेगा। क्लियर है? इसके और भी बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। एंगल को मुख्तलिफ तरीके से पुट करें, एक को जो है वो 30 डिग्री से स्टार्ट करें, 45 पुट करें, 60 पुट करें, ठीक है, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर 135, फिर 180, फिर 210। अगर इससे डिफरेंट केसेस बनाते हैं तो जस्ट इन 2 फार्मूले से जो है केसेस बनते हैं, 19 केसेस इससे बनते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि वो आप लोग सॉल्व करें और मुझे जो है जस्ट वो भेजें, अब मैं देखूंगा कि आप लोगों ने सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। क्लियर? तो ये 2 इक्वेशंस आ गए, हमें पता चल गया कि ये क्या है, यहाँ पे वोल्टेज जब मैक्सिमम होता है तो करंट क्या बन जाता है, वो 0 होता है, और जब करंट मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज 0 होता है, मिनिमम होता है। तो इससे क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि करंट क्या है, वो यहाँ पे लीड करता है वोल्टेज को। कितनी डिग्री पे लीड करता है, 90 डिग्री पे, क्योंकि 90 पे क्या है, अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम होता है। क्लियर? अब इसको जो है हम फेजर डायग्राम से इजीली पता लगाएंगे कि ये किस तरह होता है। लेकिन अगर मैं इसका वेव फॉर्म ड्रा करूं, वेव फॉर्म क्या होगा, ठीक है, वेव फॉर्म बना रहे, ये हो गया cos का, ठीक है, मतलब sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, और यहां पे क्या होगा, ये बन गया sin का बन गया, मतलब ये बन गया फॉर वोल्टेज और ये बन गया फॉर करंट। जहां पे ये 0 होता है उस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है, जहां पे ये कॉस वाले 0 होता है मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है। तो ये बन गया इसका वेव फॉर्म। किस चीज का वेव फॉर्म बन गया, ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर सर्किट का वेव फॉर्म है या पावर कैपेसिटिव सर्किट का वेव फॉर्म है। अब इसके बाद आ जाए, ये हो गया नंबर 2, नंबर फर्स्ट हमने फाइंड किया है। नंबर 3 क्या होगा, फेजर डायग्राम होगा। तो फेजर डायग्राम, फेस देखो ये है वोल्टेज, ठीक है, अब ये मोशन करता है, यहां पे जो करंट बन जाता है, क्लियर है, यहां पर करंट है, करंट कितने पे लीड करता है, 90 डिग्री पे, क्योंकि ये इस तरह मोशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, इसी तरह मोशन करेगा। तो करंट जो है किस पॉइंट पे आएगा, करंट यहां पे आ जाएगा, ये हो गया करंट, कितने एंगल पे है, ये 90 डिग्री। लेकिन अगर कोई चाहता है कि जनरली फाइंड करें,
मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम फेजर डायग्राम फाइंड करें तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि ये है फॉर एग्जांपल टाइम के साथ साथ, ठीक है, ये बन गया वोल्टेज, ये बन गया करंट। अब यहां पर एंगल कितना है, वो है ओमेगा टी, क्लियर है। यहां पर एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री। अब देखो ये इस तरह मोशन करता है, देखिए एक मिनट, यहां पर है इस तरह है, दोनों 90 डिग्री है दरमियान में, क्लियर है। ये इस तरह के मोशन करते हैं, हमेशा के लिए जो है इनके दरमियान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये इसका बन गया क्या, ये फेजर डायग्राम बन गया। इसी तरह ये सर्कुलेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। तो फेजर हमें ये बताता है, ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो ज्यादा होता है तो वोल्टेज क्या बनता है, वो जीरो होता है। देखो यहाँ पे ये जीरो बन जाता है ना इस पॉइंट पे, जब इस तरह होता है जीरो, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या बन जाता है, वो मैक्सिमम होता है। अब देखो यहाँ पे बन गया वोल्टेज, यहाँ पे बन गया करंट, तो ये मैक्सिमम होता है, और ऐसा ऐसा जो है ये इसी तरह ये सर्कुलेट होता है। तो ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे हो गया नंबर फर्स्ट, हमने जान लिया कि यहाँ पे क्या है, ये फेजर डायग्राम किसे कहते हैं, वो तो ऑलरेडी हमें भी पता है, क्लियर है। लेकिन ये लेग और लीड किसे कहता है और किस तरह आता है, ये क्यू जो है साइन थीटा और कॉस थीटा आता है, फिजिकली मीनिंग क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो इसका इजी है, लेकिन फिजिकली मीनिंग क्या है इसका, तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। दूसरा तीसरा क्या है, इसका वेव फॉर्म। चौथा क्या है, इसका फेजर डायग्राम। अब इसका पांचवा क्या है, वो है इसका रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस किसे कहते हैं, रिएक्टेंस हम कहते हैं कि एक सर्किट है, इसमें एक सोर्स लोड मौजूद होता है। वो लोड क्या है, रेजिस्टर है, वो लोड क्या है, कैपेसिटर है, वो लोड क्या है, इंडक्टर है, ये तीनों इसमें शामिल है, क्लियर है। तो इसको अपोजिशन होता है, उस अपोजिशन किस चीज का होता है, वह फ्लो ऑफ चार्ज का होता है, करंट का होता है। तो उस अपोजिशन को, वही रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है लेकिन किस चीज का है, कैपेसिटर का है। तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये कौन सा अपोजिशन है, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन कैपेसिटिव है तो यहाँ पे एक्सी लगाते हैं। अब ये एक्सी किस चीज के बराबर है, ये एक्सी बराबर होगा XE इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई IM के बराबर होगा, क्लियर है। ये किस तरह आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा है, देखो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, और R से R को फाइंड किया है V डिवाइडेड बाई I। तो R तो रेजिस्टेंस है, यहां पर भी ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। तो R की जगह क्या लगाए, X लगाए, यहां पे बन जाएगा VM और यहां पे बन जाएगा IM। अब देखो यहां पे जो IM का वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, अगर आप लोगों को याद है, इससे पहले मैंने फाइंड किया, ठीक है। वो क्या था, वो था IM इज इक्वल टू CVM इनटू ओमेगा। तो इसको यहां पे पुट करें, क्या आ जाएगा, XC इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई CVM इनटू ओमेगा। VM के साथ खत्म, XC बराबर हो गया 1/C इनटू ओमेगा। अब ये इक्वेशन बाज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इससे हम डिफरेंट इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखें कि इस इक्वेशन से हमें दो इक्वेशन यहाँ पे बनाना है कि XC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, अगर ओमेगा हमारे साथ क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। दूसरा क्या है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के साथ, अगर क्या है, C हमारे साथ कांस्टेंट हो। C क्या है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। एक इक्वेशन होगी। अगर दूसरी इक्वेशन हम इसके लिखें तो फिर क्या होगा, फिर होगा यहाँ पे
एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πf इंटू सी, क्योंकि हमें पता है ओमेगा बराबर है 2π इंटू एफ के बराबर है। अब यहां पर मतलब क्या है, एक्स सी इज इक्वल टू, एक्स सी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के साथ, अगर सी क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी इन दोनों के साथ ये क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इसके बाद क्या है, इससे जो रिलेशंस आते हैं इसका यूनिट क्या हो गया, या इसके अलावा सॉरी ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 यहां पे होगा एक्स सी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 2πf इंटू सी। अब यहां पर मतलब क्या, f तो खत्म हो गया सॉरी, क्योंकि f बराबर है 1/t के बराबर है, या t बराबर है 1/f के बराबर है। तो xc ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के साथ, अगर c क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, c क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, क्या ज्यादा टाइम लेगा, ये कैपेसिटर चार्ज करना जो है वो ज्यादा टाइम लेगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो ये कैपेसिटर जल्दी से चार्ज होगा, ये टाइम कम लेगा। अब नंबर 4 रिलेशन क्या है, इसका वोल्टेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, वोल्टेज के साथ है कि नहीं है, जो सोर्स हमने अप्लाई किया है इस रेजिस्टेंस के साथ उसका कोई रिलेशन है कि नहीं है। देखो मैंने ये डिराइव किया है 1/ω इंटू सी। अब देखो सी किस चीज के बराबर है, हमें तो पता है Q इज इक्वल टू CV, तो C बराबर हो गया Q डिवाइडेड बाई V। इसका मतलब क्या हुआ कि XC इज इक्वल टू 1/ω, C की जगह मैं लिखता हूं Q डिवाइडेड बाई V, तो ये V ऊपर जाएगा, Q XC बनेगा क्या, V डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू Q। मतलब यहां पे क्या है, यहां पर ये है कि XC का जो रिलेशनशिप है वोल्टेज के साथ वो क्या होगा, ये होगा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे ओमेगा और क्या चार्ज क्या बनेगा, ये हम कांस्टेंट लेंगे, क्लियर है। तो इसके साथ रिलेशन क्या होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। 4 रिलेशन बन गई, 4 से जो है मतलब एक एक दो रिलेशन इसमें भी है, तो टोटल रिलेशन हमारे पास बन गए 8। इसके अलावा अगर हम इसको इन टर्म ऑफ क्या लेके, इन टर्म ऑफ इसको वर्क में लेके, इन टर्म ऑफ वर्क क्या होगा, नंबर 5 इन टर्म ऑफ वर्क। देखो XC इज इक्वल टू, यहां पे तो आ गया डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू Q। हमें पता है कि ये V बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां पे हम लिखते हैं C इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई ओमेगा Q स्क्वायर के बराबर है। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो इससे बहुत सारे इक्वेशंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में आते हैं। अब इसके यूनिट्स की तरफ आ जाएं। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, यूनिट्स में जब आते हैं, यूनिट्स और डायमेंशन की तरफ मैं आता हूँ। हमें पता है कि इसका जो यूनिट है वो है ओहम। जब ओहम है तो हम लिखते हैं कि ओमेगा पावर -1 C पावर -1 ये हमें देता है ओहम, 1/ω/C ये हमें क्या देता है, ओहम देता है, नंबर 1। नंबर 2 ये हमें कौन सा वैल्यू देगा, सोच ले शाबाश, ये हमें देता है फॉर एग्जांपल टाइम और C पावर -1 ये हमें क्या देगा, ओहम देगा, क्लियर है। या नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पावर -1 C पावर -1 ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है ओहम देता है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा यूनिट हमें मिला, फॉर एग्जांपल वोल्ट, ठीक है, पर सॉरी
ओमेगा पावर -1 और Q पावर -1, ये हमें देता है ओहम। यूनिट्स में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, इसके अलावा कौन सा वैल्यू देता है, ये हमें इस तरह भी कह सकता है कि 1/2 पाई f इंटू सी, ये किस चीज़ के बराबर है, ये ओहम के बराबर है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। या नंबर 6, ये बराबर है v ओमेगा इंटू Q पावर -2, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है ओहम देता है। तो ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अस द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें से जो है एक मौजूद होता है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो ये जस्ट एक इक्वेशन से आ गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि एक इक्वेशन को और इक्वेशन के साथ आप लोग क्या करें, कंपेयर करें, क्योंकि कंपैरिजन जो है ये क्या है, ये कंसेप्ट है। इक्वेशन निकालना जो है ये क्या है, ये कंसेप्ट है। तो इस पे आप लोग फोकस दे रहे कि एक इक्वेशन आया है तो इसको और इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें, तो आप लोगों का जो माइंड है ये खुल जाएगा। क्लियर है? तो ये बन गया क्या, ये हो गया फेवर कैपेसिटिव सर्किट बन गया। क्लियर है? अब इसमें पावर लॉस क्या होता है वो मैं कमिंग वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फेवर इंडक्टिव सर्किट में, क्योंकि दोनों का पावर लॉस क्या है वो सेम है। दोनों का पावर फैक्टर क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि इसका पावर फैक्टर क्या है, उसका पावर फैक्टर क्या है, ठीक है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, दूसरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो उसको फिर हम समराइज करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक को इकट्ठे करेंगे, मतलब RC लेंगे, RL लेंगे, फिर तीनों जो है वो कंबाइन लेंगे, RLC सीरीज सर्किट और RLC पैरेलल सर्किट, उसमें क्या होता है। क्लियर है? इसको समझें, अपने नोट्स बना लें खुद और इसको रीड आउट करें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें। जो भी मसला है आप लोग खुल के जो है वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।